कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर मतलब हर पल क्या चल रहा है, और वो कोशिकाएं हैं और हर एक को लगातार सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, पोषण की। और सिर्फ सप्लाई ही नहीं, उन्हें अपना कचरा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी तो निकालना होता है। हाँ बिल्कुल। अब छोटे जीवों में तो ये काम सीधे पानी से हो जाता है, लेकिन हमारे जैसे जटिल शरीर में ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे काम करता है? यहीं पर शरीर के सबसे शानदार तरल पदार्थों की भूमिका आती है। हमारे अंदर दो मुख्य तरल पदार्थ हैं, रक्त और लसिका। लेकिन आज हम बात करेंगे रक्त की। रक्त यानी ब्लड। हाँ, जो शरीर में परिवहन के लिए सबसे आम और सबसे जरूरी तरल है। ये सिर्फ एक लाल तरल नहीं है, बल्कि एक पूरा विशेष ऊतक है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसके अलग अलग समूह क्यों है, और चोट लगने पर ये खुद को ठीक कैसे करता है। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। जब हम खून के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ लाल रंग ही दिखता है, लेकिन इसका लगभग 55% हिस्सा तो कुछ और ही है, एक हल्के पीले रंग का तरल। बिल्कुल सही, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और ये काफी गाढ़ा होता है। इसमें मुख्य रूप से तो 90 से 92% पानी ही है। अच्छा, लेकिन इसकी असली खासियत इसके 6 से 8% प्रोटीन में है। प्रोटीन? कौन से प्रोटीन? इसमें 3 मुख्य प्रोटीन हैं। पहला है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजीन। हाँ, ये खून का थक्का बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आते हैं ग्लोब्यूलिन, जो शरीर के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, बीमारियों से लड़ते हैं। बॉडीगार्ड की तरह। सही कहा। और तीसरे है एल्ब्यूमिन, ये शरीर में पानी का संतुलन यानी परासरणी संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब प्रोटीन के बिना प्लाज्मा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और इनके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, खनिज आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम, ये सब भी होते हैं। एक मिनट, मैंने सीरम के बारे में भी सुना है, वो प्लाज्मा से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप प्लाज्मा में से थक्का बनाने वाले कारक मतलब फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो जो साफ तरल बचता है उसे ही सीरम कहते हैं। समझ गई। तो ये तो हुआ 55%। बाकी 45% क्या है? वो कहलाता है संगठित पदार्थ, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, तो अब हम खून में तैरने वाली चीजों पर आ रहे हैं। हाँ, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसीज और पट्टिकाणु जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। चलिए सबसे मशहूर वाली से शुरू करते हैं, लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स। इनकी संख्या तो बहुत ही ज्यादा होती है ना? बहुत ज्यादा। एक स्वस्थ व्यक्ति में करीब 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में। वाह। और इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन की वजह से होता है। इसमें आयरन यानी लोहा होता है। और यही ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है? बिल्कुल। श्वसन गैसों, खासकर ऑक्सीजन के परिवहन में इसका सबसे बड़ा रोल है। एक स्वस्थ इंसान में प्रति 100 मिलीलीटर खून में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और मैंने पढ़ा है कि इनमें केंद्रक नहीं होता। हाँ, ज्यादातर स्तनधारियों के आरबीसीज में केंद्रक नहीं होता, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक कर सकें। और इनका आकार उभयावतल मतलब बाइकॉनकेव होता है। और ये कितने समय तक काम करती है? इनकी उम्र कितनी होती है? इनकी औसत आयु लगभग 120 दिन होती है। उसके बाद ये रिटायर हो जाती हैं। और फिर इनका क्या होता है? इनका विनाश प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। इसीलिए स्प्लीन को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कब्रिस्तान, ये तो मजेदार है। अच्छा, तो अब बात करते हैं शरीर के रक्षकों की, श्वेत रक्त कणिकाएं। हाँ, डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स। ये रंगहीन होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। और संख्या में भी आरबीसी से काफी कम होती हैं। जी, लगभग 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। पर ये हमारे इम्यून सिस्टम की सेना है। इन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। सेना मतलब अलग अलग टुकड़ियां? एक तरह से हाँ। पहली श्रेणी है कणिकाणु या ग्रैन्युलोसाइट्स। इसमें 3 तरह के सैनिक हैं। न्यूट्रोफिल जो सबसे ज्यादा हैं, करीब 60-65%। ओके। फिर है इयोसिनोफिल 2-3%, और बेसोफिल जो सबसे कम है, सिर्फ 0.5 से 1%। और दूसरी श्रेणी? वो है अकण कोशिका या ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स जो 20-25% हैं, और मोनोसाइट्स 6-8%। तो इन सब सैनिकों के काम भी अलग अलग होंगे? निश्चित रूप से। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट तो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। ये भक्षण कोशिकाएं हैं जो बाहर से आने वाले किसी भी जीव को, जैसे बैक्टीरिया,
को नष्ट कर देती हैं। उन्हें खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल। बेसोफिल हिस्टामिन और हेपेरिन जैसे केमिकल छोड़ती हैं और शोधकारी क्रियाओं मतलब इन्फ्लेमेशन में शामिल होती हैं, एक तरह का अलार्म बजाती हैं। और इयोसिनोफिल? वो संक्रमण से बचाओ, खासतौर पर एलर्जिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हैं। और लिम्फोसाइट्स जो बी और टी प्रकार की होती हैं, वो तो हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं। ये शरीर की मुख्य प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वाह, ये तो एक पूरी सेना है। और तीसरे खिलाड़ी हैं प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। आपने बताया था कि ये पूरी कोशिकाएं नहीं हैं। नहीं, ये अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो की बहुत बड़ी विशेष कोशिकाओं, जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं, उनके टुकड़े होते हैं। अच्छा, सिर्फ टुकड़े? हाँ, खून में इनकी संख्या करीब 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और इनका सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाने में मदद करना। तो अब ये सब समझने के बाद मेरा सवाल ये है कि जब किसी को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो हम किसी का भी खून क्यों नहीं दे सकते? यहीं पर ब्लड ग्रुप्स की बात आती है, सही है? बिल्कुल सही। यहीं पर ट्रैफिक नियम आते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह की समूहीकरण हैं, एबीओ और आरएच। एबीओ? हाँ, एबीओ ग्रुप इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ए और बी नाम के प्रतिजन यानी एंटीजेंस हैं या नहीं। एक तरह का आईडी कार्ड? बहुत अच्छा सोचा, बिल्कुल एक आईडी कार्ड की तरह। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी कोशिकाओं पर ए एंटीजन है और प्लाज्मा में बी के खिलाफ एंटीबॉडी होगी। एकदम सही, एंटी बी प्रतिरक्षी। इसी तरह बी ग्रुप वाले के पास बी एंटीजन और एंटी ए प्रतिरक्षी होती है। और एबी? एबी वालों के पास ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, तो उनके प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होती। वो किसी को दुश्मन नहीं मानते। इसीलिए वो सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। बिल्कुल। और आखिर में ओ ग्रुप, जिनकी कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता, कोई आईडी कार्ड नहीं। हाँ, इसलिए उनके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रतिरक्षी होती हैं। पर क्योंकि उनकी कोशिकाओं पर कोई आईडी कार्ड नहीं है, वो किसी के भी शरीर में जा सकते हैं। इसीलिए वो सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, लेकिन फिर ये खून का पॉजिटिव या नेगेटिव होना क्या है? वो है दूसरा सिस्टम, आरएच समूह। ये एक और एंटीजन है जिसे आरएच एंटीजन कहते हैं। ये नाम कहाँ से आया? ये सबसे पहले रीसस बंदर में पाया गया था, इसलिए इसका नाम आरएच पड़ा। जिन लोगों में ये एंटीजन होता है वो आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं और जिनमें नहीं होता वो आरएच नेगेटिव। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर स्थिति बन सकती है, खासकर प्रेगनेंसी में। मैं गर्भ रक्ताणु कोरकता की बात कर रही हूँ। हाँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक बहुत ही विशेष स्थिति है जो तब होती है जब एक आरएच नेगेटिव माँ के गर्भ में आरएच पॉजिटिव भ्रूण पल रहा हो। तो पहली प्रेगनेंसी में तो सब ठीक रहता है? ज्यादातर हाँ, लेकिन प्रसव के समय बच्चे का कुछ आरएच पॉजिटिव खून माँ के खून के संपर्क में आ सकता है। इससे माँ के शरीर में आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। तो इसका असर अगली गर्भावस्था पर पड़ता है ना? हाँ, अगर अगली गर्भावस्था में भ्रूण फिर से आरएच पॉजिटिव हुआ तो माँ के शरीर से ये एंटीबॉडीज भ्रूण के खून में जाकर उसकी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर सकती हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। इससे भ्रूण को गंभीर रक्ताल्पता मतलब एनीमिया और पीलिया हो सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसका कोई उपाय है? शुक्र है हाँ। इससे बचने के लिए माँ को पहले प्रसव के तुरंत बाद एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं। जब हमें कोई चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद खून बहना बंद हो जाता है, ये कैसे होता है? यह रक्त स्कंदन यानी ब्लड कोएगुलेशन की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। वो जो गहरे लाल भूरे रंग की परत बनती है, वो असल में फिब्रिन धागों का एक जाल है। फिब्रिन? ये वही प्रोटीन है जिसके बारे में हमने प्लाज्मा में बात की थी। नहीं, वो फाइब्रिनोजेन था जो निष्क्रिय रूप में होता है। अच्छा। चोट लगने पर एक पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने के लिए थ्रोम्बिन नाम के एक एंजाइम की जरूरत होती है। और ये थ्रोम्बिन कहाँ से आता है? थ्रोम्बिन भी प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन के रूप में निष्क्रिय रहता है। उसे थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक और एंजाइम सक्रिय करता है। ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक डोमिनो इफेक्ट। बिल्कुल, एक के बाद एक कई एंजाइमी प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला है ये। और इस चेन रिएक्शन को शुरू कौन करता है? चोट लगने पर प्लेटलेट्स और क्षतिग्रस्त ऊतक कुछ खास कारक छोड़ते हैं जो इस पूरी श्रृंखला को मतलब कैस्केड प्रोसेस को शुरू कर देते हैं।
और इस पूरी प्रक्रिया में कैल्शियम आयनों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज हमने देखा कि रक्त सिर्फ एक तरल नहीं है, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। इसके प्लाज्मा से लेकर लाल और श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स तक हर एक का अपना खास काम है। हाँ, हमने रक्त समूहों के महत्व को समझा और ये भी जाना कि कैसे एक छोटी सी चोट लगने पर हमारा शरीर खुद की मरम्मत के लिए एक अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर देता है। ये सच में कमाल है। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि स्कंदन की ये प्रक्रिया, ये जो डोमिनो इफेक्ट है, इसमें कितने सारे निष्क्रिय कारक शामिल हैं जो सही समय पर ही सक्रिय होते हैं। इससे एक सवाल उठ गया है, अगर इस जटिल श्रृंखला में से कोई एक भी कारक गायब हो तो शरीर पर इसका क्या असर पड़ सकता है? हीमोफीलिया जैसी बीमारियां शायद इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो हमें इस सिस्टम की जटिलता और इसकी परफेक्शन दोनों का एहसास कराता है।